वो जो सरकार मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का एक ग्लोबल टारगेट है कि 2030 तक उन्हें सर्वाइकल कैंसर को मुक्त करना है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एक मुख्यतः एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। HPV, बिल्कुल बिल्कुल। तो HPV वायरस जो होता है उसका मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। अच्छा। वल्वल कैंसर जो होता है वो योनि मार्ग के मुख का कैंसर होता है। शुगर, एक डायबिटीज और एक हाइपरटेंशन एक बहुत प्रमुख कारण है आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। मतलब किसी पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है या आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहते हैं। अच्छा। जब आपको पीरियड्स आते हैं, जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसी समय आप बाथरूम में जिस समय नहा रहे होते हैं उस समय अपने दोनों ब्रेस्ट को एक साथ देखना है, खड़े होकर उनके साइज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई निप्पल में कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, कोई निप्पल से कोई डिस्चार्ज अब नॉर्मल तो नहीं आ रहा है, सब कोई छुआछूत का रोग नहीं होता, कॉन्टेजियस बीमारी नहीं होती है। तो कैंसर के मरीज के साथ जैसे आप पहले व्यवहार कर रहे थे उसी तरह का आप उसके साथ व्यवहार रखें। उसके साथ आप खाना भी शेयर कर सकते हैं, उठ बैठ भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जन्म के बाद का जो जीवन होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। जन्म के बाद का जो जीवन होता है उसके संचालन के लिए हमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है। सतर्कता इस माने में कि हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन का संचालन नहीं कर सकते हैं, फिर मेरे जन्म की जो सार्थकता है वो बेकार हो जाती है। आज हम स्वस्थ रहने के ही बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रोली पुरवार जी हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं आप, और बहुत ही बेहतर ख्याति है आपकी। गोरखपुर के दक्षिणांचल में आपने अपने कार्यों से अपनी एक पहचान बनाई है। महिलाओं के लिए कैंसर की एक बहुत बड़ी समस्या जो है पूर्वांचल में, विशेष तौर से पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के हमेशा कार्यक्रम, तमाम सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उसी दिशा में एक छोटा सा मेरा भी ये प्रयास है कि मैं डॉक्टर रोली पुरवार से महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी ले सकूं और उनको हम अपने दर्शकों तक मैं पहुंचा सकूं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो गायनी कैंसर की जो बात कही जाती है, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। महिलाओं में आम तौर पर कैंसर की जो समस्या होती है, जो आम कैंसर है वो क्या है, क्या बताएंगे? जनरली अगर हम कैंसर शब्द की बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कैंसर महिलाओं में मिलता है वो स्तन कैंसर होता है। अच्छा। स्तन कैंसर के बाद जो नेक्स्ट कॉमन कैंसर होता है वो आपका सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवाशय का कैंसर बोलते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। तो और सबसे हमारे पास टोटल बॉडी में जितने कैंसर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 4 या 5 कैंसर्स इस प्रकार के होते हैं जिनको हम पहले से स्क्रीन कर सकते हैं, यानी कि उनको अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट उनके अर्ली स्टेज में होने से पहले की जो स्टेज होती है जिसको प्री इन्वेजिव कहा जाता है, उस पे भी उन कैंसर्स को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है स्क्रीनिंग। तो इसमें महिलाओं में होने वाले 2 मुख्य जो कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और एक आपका जो सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम स्क्रीन कर सकते हैं और पहले से पता कर सकते हैं कि हाँ, इन महिला में डेवलप होने की संभावना है। तो महिलाओं में एक मतलब स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। हाँ। जी। तो जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग की जो बात आपने कहा कि इसके बारे में मतलब हम अगर अवेयर हो तो हम जान सकते हैं, जो इसके लक्षण वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी देखिए, सर्वाइकल कैंसर की मैं बात करूंगी तो सर्वाइकल कैंसर मैं इसलिए बता रही हूँ कि सर्वाइकल कैंसर के लिए आजकल गवर्नमेंट हमारी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, उसको स्क्रीन करके, उसको डायग्नोज करके और उसको जल्दी ट्रीट करके। तो जो सरकार मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का एक ग्लोबल टारगेट है कि 2030 तक उन्हें सर्वाइकल कैंसर को मुक्त करना है, उसको इंडिया ने भी वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली है। अच्छा। तो ये हमारा ग्लोबल एक हेल्थ स्ट्रेटजी है कि हमें 2030 तक हमें सर्वाइकल कैंसर को मात देनी है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मैं बात करूँगी स्क्रीनिंग से पहले जो सबसे प्राइमरी इंटरवेंशन होता है वो होता है वैक्सीनेशन। तो सर्वाइकल कैंसर के हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। उसमें सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एक मुख्यतः एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। HPV, बिल्कुल बिल्कुल। तो HPV वायरस जो होता है उसका मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। अच्छा। या फिर हो सकता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बट बहुत रेयर होता है। मोस्ट कॉमन इसको सेक्सुअली हम ट्रांसफर होता है ये। और इसमें HPV के 4 स्ट्रेन होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें होता है 16, 18 और एक 6 और 11।
अच्छा। तो इन 4 स्ट्रेन के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। पहले बाईवेलेंट वैक्सीन आती थी, अब बाईवेलेंट को क्वाड्रीवेलेंट कर दिया। बाई मतलब जिसमें 2 स्ट्रेन के लिए प्रोटेक्शन थी, अच्छा। और क्वाड्रीवेलेंट मतलब उसमें 4 स्ट्रेन की प्रोटेक्शन है। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा इंटरवेंशन वो है कि हम अपने हमारे उसके लिए 9 वर्ष से लेकर 15 साल के वर्ष तक के बच्चों को हम 2 टीके इसमें लगते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के। तो ये आप जो भी HPV वैक्सीन, हाँ HPV वैक्सीन, जो कि आप किसी भी डॉक्टर से अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको बताएंगे। और पहले ये बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया में आती थी, अब इंडिया में भी 2 साल से पिछले सर्वावैक वैक्सीन नाम से उपलब्ध है, जो कि कम सब्सिडाइज रेट में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेड इन इंडिया वैक्सीन भी है जिसको उपलब्ध है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 9 to 14 ईयर्स तक दिया जाता है जिस समय सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ होता। अच्छा, तो उस समय ऑलरेडी आपकी बॉडी इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या होता है, जब मान लीजिए कि वैक्सीनेट नहीं हुए, सबसे प्राइम एज तो यही होती है कि 9 to 14 ईयर्स, बट 45 ईयर्स तक भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा जो प्रोटेक्शन आपको स्टार्टिंग के ईयर्स में मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद अब इनकेस सेक्सुअली एक्टिव है HPV, फिर क्या होता है हम HPV स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो HPV स्क्रीनिंग के लिए 21 ईयर्स से रिकमेंडेड है कि एक पैप स्मीयर करके एक जांच होती है, पानी की जांच बच्चेदानी के मुंह से निकालते हैं, और उसकी हम हर महिला को 21 साल के बाद हर तीसरे साल पे पैप स्मीयर की जांच कराते रहनी चाहिए। अच्छा। तो ये एक स्क्रीनिंग टेक्निक है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता उपाय है कि आप HPV को स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर सर्विक्स में डेवलप होने वाले किसी भी लीजन को, जो एक प्री इन्वेजिव, जैसे मैंने बताया ना कैंसर की स्टेज होती है, बिल्कुल, पहले प्री इन्वेजिव होती है, फिर वो इन्वेजिव होती है, फिर वो फैलना चालू करती है। तो प्री इन्वेजिव मतलब कि जिस समय की उसकी बस शुरुआत हुई है, अभी उसने हमारी बॉडी को पकड़ा नहीं है, बिल्कुल। तो उस समय आप उसको स्क्रीन करके उसको आप वहीं का वहीं उसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप उससे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी है। उसके बाद इनकेस अगर कैंसर पकड़ में आया है और अगर अर्ली स्टेजेस में है, हर कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर अगर स्टेज 1 में पकड़ में आ चुका है, पर स्टेज 1 में जो सर्वाइवल है वो 95% है। मतलब अच्छा। पेशेंट को अगर डायग्नोज भी हो गया तो भी उसके बचने की संभावना बहुत अधिक है। अच्छा अच्छा। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम आसानी से, मतलब इसीलिए सरकार इसके लिए ग्लोबल थे, जैसे कि हमारा पोलियो था, स्मॉल पॉक्स था जिसमें हमने विजय प्राप्त करी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही करके सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अवेयर रहे और इसके बारे में जानकारी या नॉलेज रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे HPV जो वैक्सीन की बात आपने कहा, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है इसके लिए कि हमको जब कैंसर हो जाए तब हम कराएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो स्वतंत्र, ये तो एक सतर्कता है, हाँ बिल्कुल, एक जागरूकता है, जैसे टीकाकरण होता है, जैसे टीकाकरण है, तो हमें लगता है कि ये हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल, और ये टीकाकरण गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, क्योंकि जो HPV वायरस है वो सिर्फ महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर नहीं कराता, वो मेल्स में भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। HPV वायरस से आपके ओरल कैंसर हो सकते हैं, जो मुख होने वाला कैंसर है, आपके एनल कैंसर होते हैं जो कि आपके गुदा रोग वाले कैंसर होते हैं, पेनाइल कैंसर हो सकता है मेल्स में, पेनिस में कैंसर हो सकता है। तो ये सारे कैंसर जो है आपके HPV वायरस से एसोसिएटेड हैं। तो अगर इसलिए तो सभी को लेना चाहिए, मतलब ये वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स की जो एज है वो गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के लिए है। तो इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर भी तो हमें लगता है टीकाकरण की जो व्यवस्था है, टीकाकरण है, पर अभी टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है। अच्छा, और ये आपको अभी अपने पैसों जैसे से, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हाँ, सरकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, तो कैंसर के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ना, सरकारी स्तर पर। ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है ना कि जैसे हमारा जो दर्शक है वो तो जागरूक हो, लेकिन ये संदेश उन तंत्र तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल, उन सरकार के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जहां से कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें ये लगना चाहिए कि जो है HPV वैक्सीनेशन भी जो है जरूरी है, प्रोग्राम जो है और बड़ा जो है आवश्यक है देश में जो है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है जो है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, इसमें जैसे ओवेरियन कैंसर की जो बात आती है, तो ये ओवेरियन और सर्वाइकल में क्या एक ही कैंसर है ये? नहीं। हाँ। जैसे जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में 5 तरह के कैंसर होते हैं। जो मैंने सर्विक्स मैंने डिस्कस किया आपसे, एक होता है यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर जो बच्चेदानी में होता है, जो बच्चेदानी यूट्रस जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा ओवेरियन कैंसर जो होता है वो आपका अंडेदानी का कैंसर होता है, जो अंडेदानी जो बच्चेदानी से लगी हुई थी, जैसे हर महीने अंडा प्रोड्यूस होता है, तो ओवेरियन कैंसर आपका अंडेदानी का कैंसर होता है। इसके अलावा आपका वजाइनल कैंसर हो सकता है जो योनि मार्ग का कैंसर है। उसके अलावा वल्वल कैंसर हो सकता है, वल्वा जो योनि मार्ग के बाहर का हिस्सा है वहाँ पे कैंसर हो सकता है।
अच्छा अच्छा, तो ये सब डिफरेंट हैं जो है। हाँ। लेकिन इनके जो है होने की जो मुख्य कारण है, हमें लगता है कि महिलाओं में सबसे एक कॉमन जो है कारण जो है, जैसे गाँव में अक्सर महिलाएं उतनी जागरूक नहीं हो पाती हैं, माहवारी, अनियमित माहवारी, रक्तस्राव होना जो है, ये सब जो है बड़ा महत्वपूर्ण कारणों में से हमें लगता है हर कि कैंसर के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। अच्छा। जैसे कि हम बात करें कि बच्चेदानी का कैंसर, तो बच्चेदानी के कैंसर में यूजली जो लेडीज प्रेजेंट करती है कि पीरियड्स बंद हो चुके हैं, मीनोपॉज आ गया, मीनोपॉज के बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर से स्पॉटिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब मासिक स्त्राव बंद होने के बाद फिर से मासिक आना, या फिर जो आपको मासिक आ रहा है उस समय बहुत अनियमित या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत गंदा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज में बहुत स्मेल आ रही है, या फिर वाइट डिस्चार्ज ब्लीडिंग मिक्स तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, पस आ रहा है नीचे से। उसके अलावा ओवेरियन कैंसर होता है। ओवेरियन कैंसर में, ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके जो लक्षण है वो पेट के आम रोगों की तरह प्रेजेंट करता है। जैसे कि बहुत एक आम बीमारी है, लोगों को मुझे गैस बनती है, पेट बहुत भारी रहता है, मितली बहुत आती है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे जीआई सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सिम्टम्स होते हैं। तो अंडेदानी का कैंसर यूजली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि, तो इसलिए अंडेदानी का कैंसर अक्सर लेट स्टेजेस में पता चलता है, क्योंकि हमारे पास ओवेरियन कैंसर के लिए कोई भी स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे हम ये पता कर सके कि पहले से कि इस पेशेंट में होने की संभावना है, इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ओवेरियन कैंसर ज़्यादातर लेट स्टेजेस में पता चलता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से, कभी अगर इस तरह के हो कि आपको पेट में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, गैस बनती है, तो मेडिकल से लेकर गोलियाँ लोग खाते रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ बीमारी में टेम्परेरी रिलीफ हो गया। लेकिन कभी भी इस तरह का हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें कि इस तरह की बार बार सिम्टम्स हमें क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी वजाइनल कैंसर तो वो भी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है। वल्वल कैंसर जो होता है वो योनि मार्ग के मुख का कैंसर होता है। अच्छा। तो वहाँ पे यूजली पेशेंट को लंबे समय से, यूजली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में होता है, पोस्ट मीनोपॉजल मतलब कि जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं, और वहाँ पे ना पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मेरे को बहुत सूखापन रहता है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली होने के बाद दाने हो रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी लोकल स्टोर से दवा ना लेके एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए कि कहीं मेरे को होने का संभावना तो नहीं है या हो तो नहीं रहा इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यूटेराइन कैंसर जो में जो है ये माना जाता है कि जैसे शुगर के जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनको ये जो है, हाँ, जो आपका एंडोमेट्रियल कैंसर है वो ज़्यादातर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की होने की वजह से होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कई कारण होते हैं, इसमें एक आपका शुगर, एक डायबिटीज़ और एक हाइपरटेंशन एक बहुत प्रमुख कारण है आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने का, मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जिसके कारण यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें अनियमित ग्रोथ होना चालू हो जाती है, जिससे वो कैंसर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करें, ओवेरियन कैंसर जो होता है वो कई केसेस में हेरिडिटरी भी देखा गया है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आनुवांशिक, ये सवाल था मेरा जो है। तो आपका दो कैंसर्स होते हैं जो आनुवांशिक रूप में, दो के मैं तीन कैंसर्स बोलूंगी, एक आपका ब्रेस्ट कैंसर, एक आपका ओवेरियन कैंसर और एक आपका यूट्राइन कैंसर। ये तीन कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक हिस्ट्री हो सकती है। अच्छा, मतलब परिवार में अगर किसी को है हाँ, तो आपको भी संभावना जो है ये हो सकती है जो। और आपके ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर आपस में रिलेटेड होते हैं आनुवांशिक तौर पे। अगर किसी को परिवार में ओवेरियन कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर परिवार में किसी को हो सकता है। अच्छा। या किसी महिला को एक साथ दोनों कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि जीन्स मतलब कि जो एक जीन्स मतलब कि एक आपका जेनेटिक पार्ट जो होता है सेम होता है दोनों कैंसर्स के लिए। अच्छा अच्छा। और हेरिडिटरी अगर मदर को है या आपके मदर या सिस्टर या फिर आपकी नानी या मौसी, तो ये सब फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है हम लोगों ने जो है सर्वाइकल गाइनो कैंसर पर हमने जो है सर्वाइकल एरिया का हम लोगों ने बात किया। हम जांच पर भी अभी आते हैं, लेकिन उसके पहले ब्रेस्ट कैंसर पर हम बात करना चाहते हैं। जी। तो जो स्तन का कैंसर है यह भी एक बड़ा आम जो है कैंसर है। स्तन कैंसर ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 कैंसर है फीमेल्स में होने वाला, वर्ल्ड वाइड सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है जो फीमेल्स में मिलता है स्तन कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्तन कैंसर की सबसे अच्छी बात यह कि इसको हम स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि इसको हम पहले से पता कर सकते हैं कि ये होने की संभावना है। तो क्या कारण होता है स्तन कैंसर का? सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है काफी ज्यादातर केसेस में तो कोई भी कारण, मतलब ये हम कहेंगे कि हम डायग्नोज नहीं कर पाए उस कारण को, मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, हेरिडिटरी कोई हिस्ट्री होती है, या फिर किसी पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है या आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहते हैं। अच्छा अच्छा।
तो इसके लिए जो है क्या जो है जागरूकता क्या होनी, क्या बचाव जो है ब्रेस्ट कैंसर में? कैंसर के लिए एक सबसे जो कॉमन चीज़ जैसे सामान्यतः ये जैसे महिलाएं जो है जैसे उनके स्तन में गांठ आ गई, टाइट हो गया, इस तरह के जो है, तो क्या है इसमें जो है, कैसे वो जान सकती हैं? इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, ये हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि आपको हर महीने अपने स्तन की खुद से जांच करनी है, खुद से पहचानना है कि कहीं कोई गांठ हमें पता तो नहीं चल रही है। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक क्लिनिकल होता है और एक सेल्फ क्लिनिकल, मतलब कि आपके डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि आपको खुद हर महीने अपना ब्रेस्ट की जांच करनी है कि उसमें कोई गांठ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पहले नहीं थी अब मुझे महसूस हो रही है। तो इसमें जब आपको पीरियड्स आते हैं, जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसी समय आप बाथरूम में जिस समय नहा रहे होते हैं उस समय अपने दोनों ब्रेस्ट को एक साथ देखना है, खड़े होकर उनके साइज़ में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई निप्पल में कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, कोई निप्पल से कोई डिस्चार्ज अब नॉर्मल तो नहीं आ रहा है, पिंक कलर का या रेड कलर का या ग्रीन कलर का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है निप्पल से। उसके अलावा ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं आपको पता चल रही है छूने में, कोई मटर जैसी भी कोई गांठ अक्सर पता चल जाती है, और यूँ पीरियड्स के बाद करना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने एक बार करना है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर 6 महीने अपनी गायनिक से मिलें। अगर आपके फैमिली में हाई रिस्क है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और हर 6 मंथ में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज़ होती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी 45 ईयर्स के बाद हर लेडीज़ को एवरी 2 ईयर बाई एनुअली, यानी कि हर 2 साल में एक बार आप मैमोग्राफी अपनी करा सकते हैं। और बिफोर 45 ईयर्स, यूजली 40 ईयर्स से स्क्रीनिंग स्टार्ट होती है, तो 40 to 45 के बीच में आप अल्ट्रासाउंड भी अपने ब्रेस्ट का करा सकते हैं। तो ये जो आपने मेमोग्राफी आपने बताया, अल्ट्रासाउंड, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ और भी जो जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसमें भी तो वही जांच लगभग हमें लगता है? नहीं, मैमोग्राफी एक अलग जांच है। मैमोग्राफी स्पेशली ब्रेस्ट के लिए डिजाइन, स्पेशली ब्रेस्ट के लिए एक तरह का ये एक्सरे जांच होती है जिसमें आपके स्तन का एक्सरे लिया जाता है। वो एक उसका डोज डिसाइड होता है, उस डोज से आपका एक्सरे लेते हैं, उसको मैमोग्राम बोलते हैं, जो कि एक्सरे फिल्म बन के आती है उसको मैमोग्राम बोलते हैं। तो उसमें आपके स्मॉल लीजन, कोई बहुत छोटा लीजन भी होता है, वो मैमोग्राम आपका पिक कर लेता है। अच्छा। बाकी जो है कौन सी जांच होती हैं जिसमें, जैसे सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए मैंने आपको बताया कि पैप स्मीयर हम लोग करते हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच, मतलब एक सामान्य जांच ये है, जो सामान्य जांच पैप स्मीयर है। उसके अलावा कोई गांठ दिखती है तो उसका हम बायोप्सी भेजते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर के बहुत सारे मिथक काम करते हैं। मिथ बहुत है, बहुत। जैसे एक दिमाग में आ जाता है कि कैंसर हो गया तो अब हम बचेंगे नहीं, अब दवा जो है काम नहीं करेगी, तो ये सोच करके लोग घर पर बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? किसी अगर परिवार में आपके किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है या पता चला है कैंसर है, सबसे पहले तो उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली ने मार दिया तो पेशेंट अपने आप आधा वैसे ही मर जाता है। तो उसकी फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके अलावा अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हर कैंसर का इलाज उपलब्ध है और अच्छे से उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो सरकार, जैसे टाटा मेमोरियल है, कई हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा होता है। उसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पेशेंट यूजली कॉस्ट के चक्कर में नहीं जाता है कि मैं बहुत खर्चा हो जाएगा, कैंसर है तो मैं कैसे इलाज कराऊंगा। तो कई सारे ऐसे सब्सिडाइज तरह से आप ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं कैंसर का। मतलब कुल मिलाकर के ये जो मिथक है कि कैंसर हो गया तो अब हम बचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में अगर कैंसर आपको पता चल रहा है तो अर्ली स्टेजेस में कैंसर का 100% ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, जिसमें कि आप फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वैसे ही आ सकते हैं जैसे आप कैंसर के पहले थे। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि आप बस अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। कभी भी अगर आपको लक्षण दिखते हैं कि मुझे हो सकता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने मन का वहम खत्म करें। कैंसर का जो मरीज, जैसे मान लीजिए अगर कैंसर हो गया किसी को, तो लोग जान जाते हैं कि इनको कैंसर हो गया तो उनसे लोग दूरी बनाने लगते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि उनके छूने से हमें कैंसर हो जाएगा? कैंसर कोई छुआछूत का रोग नहीं होता, कॉन्टेजियस बीमारी नहीं होती है। तो कैंसर के मरीज के साथ जैसे आप पहले व्यवहार कर रहे थे उसी तरह का आप उसके साथ व्यवहार रखें। उसके साथ आप खाना भी शेयर कर सकते हैं, उठ बैठ भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। तो कैंसर का मरीज कोई एक अलग छुआछूत का मरीज नहीं है, वो आपके बीच का ही नॉर्मल मरीज है। डॉक्टर साहब, आप चूँकि कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं तो हमेशा कैंसर के रोगियों से आपका सामना होता रहा होगा। कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं, जो है क्या कहेंगी? जो है सबसे जो कैंसर का ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिप्रेशन।
पेशेंट जो होता है जैसी जिस क्षण उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर है, तो उस क्षण उसका मुझे लगता है कि उसको लगता है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर शुरुआती चरणों में पता चल जाए तो उसको इलाज उसका पूरी तरह से हो सकता है। बिल्कुल। जो मानसिकता जो होती है, जैसे एक व्यक्ति जैसे जो है उसके दिमाग में आ गया कि हमको कैंसर हो गया, वो तो स्वयं मानसिक रूप से वो बीमार हो ही जाता है। परिवार के लोग भी जो है वो और लोग जो है तमाम स्पेशली महिलाओं में ऐसा होता है कि भाई, तो मानसिक रूप से कितनी मजबूती जो है, क्या करना चाहिए अगर कोई किसी को एक स्ट्रेस हो गया, मान लीजिए कोई कैंसर का रोग पता चल गया कि उसे कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए आप अपने जो पुराने, अगर आप अपने नेट या गूगल सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ मिलेंगे जो ऑलरेडी इस बीमारी से फाइट करके अब सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी जो हीरोइनें हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिनके बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं, अब वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर हो गया तो आपका जीवन समाप्त हो गया है, अभी भी जीवन है, उसको अभी भी कुछ है, मतलब आपका इस धरती पर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब है। मतलब कुल मिलाकर के आप देखिए कि कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं और वो अपने जीवन में बेहतर कार्य भी कर रहे हैं, तो उनसे आप प्रेरणा लेकर के अपनी मानसिक स्थिति को आप मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप को मजबूत रखिए। अगर हार गए तो ऐसे ही वो आपको आधा मार देगा, तो हारना नहीं है उससे। आप तो जैसे गोरखपुर जैसे शहर में और उसके बाद सुदूर ग्रामीण अंचल में आप सेवा देती हैं। आज हम लोग मालनपार में बैठे हैं, तमाम सारे मरीज होते हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ सामने आते हैं, और उनका हौसला और आपका प्रयास मिल करके जो है उन्हें बिल्कुल एकदम चैतन्यता प्रदान कर देता है, उनको एकदम बिल्कुल स्वस्थता एक मिल जाती है। तो ऐसी कोई कहानी, ऐसे कोई किस्से भी आपके जीवन में आए? ऐसे कोई कहानी तो अभी स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है, क्योंकि पर मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि उनके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई गांव में कैसे कैंसर का इलाज हो सकता है, गांव में कैसे कौन सा कैंसर का डॉक्टर बैठा हुआ है गांव में। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कहना चाहती हूँ, पर हाँ इतना कह सकती हूँ कैंसर के बारे में आपको सही सलाह दे सकती हूँ, जो आपको स्पेसिफिक जो उसके लिए ट्रीटमेंट है, क्योंकि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो एक प्रोटोकॉल सेट होते हैं, उन सेट प्रोटोकॉल्स पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप सही डॉक्टर के पास जाते हैं और सही सलाह लेते हैं तो हो सकता है कि आप उस बीमारी से बच जाएं। और कभी कभी गलत सलाह के कारण जो ठीक होने वाली भी बीमारी होती है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे मित्रों, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको पता था कि वो सही इलाज मिल सकता था, पर उसके बाद भी वो गलत ट्रीटमेंट या फिर गलत सलाह के कारण उनका ट्रीटमेंट गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हमेशा मतलब बहुत कष्ट होता होगा जब ऐसे लोग आते होंगे, तो बहुत सच में थोड़ी सी जागरूकता की कमी की वजह से जो है वो रास्ता भटक जाते हैं। अगर आपका एक पेशेंट भी गड़बड़ होता है तो समझ लीजिए डॉक्टर के लिए वो दिन खराब हो जाता है, उसको लगता है कि यार मतलब मैं क्यों नहीं इसके लिए कुछ कर सकता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब, हम चूँकि बड़ा व्यापक क्षेत्र है और इस पर बहुत काफ़ी लंबी वार्ता हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर रोली पुरवार ने बेहतर तरीके से महिलाओं में होने वाले कैंसर पर बेहतर जानकारी आपने दिया है। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग करेंगे। एक स्वस्थ जीवन जीने में आप इन जानकारियों से सहयोग ले सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया, व्यस्ततम समय में से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आप समय दिया, इसका प्रयास किया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि लोगों के काम आए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मानव का जीवन मिला ही है, इसीलिए कि आप एक दूसरे के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो कहा है ना गोस्वामी जी ने। तो आप चिकित्सीय सेवा ऐसी सेवा है जिसे कहा गया है कि ईश्वर के बाद इस धरती पर दूसरा अगर कोई ईश्वर है तो चिकित्सक है। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।